कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। मतलब ये फाइट ऐसी है कि आपको बस फिनिश लाइन कैसे भी करके छूनी है दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि बाइपोलर चुनाव है। लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं बता दूं, लोग मायावती को और बीएसपी को एकदम साइड कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। हर दलित जो है वो जाके सपा के लिए दबा रहा है वोट। तो कहीं ना कहीं मायावती 20-22 सीटों की बहुत बड़ी दावेदार है, और अगर ऐसा होता है तो किंग मेकर की जो पोजीशन है वो मायावती को मिल सकती है 10 मार्च को। सपा के चांसेस दिखने की वजह ये है कि एक तो अंडर करंट है, नंबर 2 जो मुद्दे सपा का अंडर करंट है, बिल्कुल है। आप एक चीज देखिए, भूमियार वोटर कितना है उत्तर प्रदेश में? 2%। एक भूमियारों के नेता हैं, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, अभी वो संवैधानिक पद पर हैं। पिछले 1.5 हफ्ते से घूम घूम कर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लखनऊ में तो तुम्हारी सुनवाई नहीं है, दिल्ली में सुनवाई हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और यूपी तक की टीम इस 2022 के चुनाव में हर चरण में ग्राउंड पर थी। अब ये चुनाव खत्म होने को हैं और अब नतीजों की बारी आने को है। 7वें फेज का चुनाव होने वाला है, लेकिन जो एनालिसिस है अब आने शुरू हो गए हैं कि आखिर कौन जीत रहा है, जमीनी हालात किसके पक्ष में है। तो जो लोग लगातार घूम रहे हैं इस चुनाव में, हम उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हैं, लगातार बीजेपी कवर करते रहे हैं दिल्ली में, चाहे बीजेपी हो या पीएमओ हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब की बीट कवर करते रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हैं जो कि लगातार सभी चरणों में फील्ड में रही हैं। साथ साथ समर श्रीवास्तव हैं जो कि लखनऊ ब्यूरो में हैं, हमारे सहयोगी हैं और ये भी लगातार इस चुनाव में जमीन पर हैं, कवर करते रहे हैं। तो हम सीधे अपने सहयोगियों का रुख करेंगे कि आखिर चुनाव का मूड इन्होंने क्या देखा। तो आपने क्या देखा हिमांशु, मूड क्या है? अब तो नतीजों की बारी है, इसलिए पूछ रहा हूं। माहौल टाइट है और सच में टाइट है माहौल। वो कितना टाइट? जैसा बिहार में था ना टाइट, वैसा टाइट है। अच्छा, तो जैसे बिहार में कोई कह नहीं पाया या ये मानते मानते कि हाँ तेजस्वी की सरकार आ रही है, बीजेपी आ गई, उस तरह का टाइट है। आप याद कीजिए कि जब बिहार चुनाव शुरू हुए थे उसके 2 महीने पहले बीजेपी कहती थी हम तो 170 के पार हैं। उसके बाद का देख ले जिसको जो चाहिए, लेकिन चुनाव आते आते नतीजे 125 पे आके रुक गए उनके। उसमें जो है ओवैसी की पार्टी AIM, उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा। चिराग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे, जेडीयू के लिए उन्होंने चुनाव हरवा दिए कई सीटों पे, और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना वो ज्यादा बड़ा फैक्टर। तो हर चुनाव में माहौल जो था वो चुनाव का माहौल इस बार यहाँ। तो इस बार आपको क्या वैसा दिख रहा है बिहार जैसा? आप देखिए कि इस चुनाव के अंदर कास्ट, धर्म के आधार पर जो वोटिंग पैटर्न है वो लामबंद हो गए हैं। जो डिवाइड होते थे 2014 में, 17 में, 12 में, 2 में, 97 में, वो सब कुछ बदला बदला सा नजर आएगा आपको। कहीं कमंडल चलता है, कहीं मंडल चल जाता है। जिसको जहां बैटिंग करने का मौका मिलता है वो वहीं बैटिंग करके चौका मारता है। मैं आपसे फिर लौटूंगा आप पर, लेकिन जब बिहार की चर्चा हो गई तो एक चुनाव 2010 का भी है, बिहार चुनाव। जब 5 साल के शासन के बाद जब नीतीश कुमार ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए जब वोट मांगा 2010 में, तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर, सिर्फ लड़कियों के साइकिल पर, लड़कियों के किए हुए काम पर उन्हें 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला। तो क्या ये यूपी में दोहराया जाएगा? इस पर भी सवाल है। कई लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है, फ्री राशन अच्छा काम कर रहा है और सरकार बहुत बम्पर जीत जाएगी, लेकिन शक सुबह बहुत हैं। और हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल हैं। तो ऐश्वर्या, आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव बहुत टाइट हो गया है, सपा बहुत अच्छा करने जा रही है, या फिर 2014, 17, 19 की तरफ बीजेपी की तरफ जा रहा है चुनाव? नहीं, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जा रहा है। हर पार्टी कह रही है 300 पार 300 पार। अगर भाजपा के नेताओं से आप बात करें, उनका यही कहना है कि अब की बार भी 300 पार। ये बहुत बहुत मुश्किल है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे बड़ा फैक्टर है विधायकों से लोगों की नाराजगी। तो आप छोड़ दें, कोई नहीं, हम लोग पत्रकार तो जमीन पर कह ही नहीं सकता 300 पार, तो उसकी चर्चा हम ना करें। आप बताइए, आपको कौन सा लग रहा है? 200 पार, 180 पार, ये बताइए। 200 पार।
मतलब ये फाइट ऐसी है कि आपको बस फिनिश लाइन कैसे भी करके छूनी है दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि बाइपोलर चुनाव है। लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं बता दूं, लोग मायावती को और बीएसपी को एकदम साइड कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। मायावती का जो वोटर है वो मायावती के साथ है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप ये भी मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि अगर मायावती को साइड कर लिया, ऐसा नहीं है, बाइपोलर है, अगर उनके साथ मुसलमान लोग कह रहे हैं नहीं है, तो फिर साइड ही तो है, फिर क्या है? फिर बट उनका जो दलित वोट है वो ऐसा नहीं है कि हर दलित जो है वो जाके सपा के लिए दबा रहा है वोट। तो कहीं ना कहीं मायावती 20-22 सीटों की बहुत बड़ी दावेदार है, और अगर ऐसा होता है तो किंग मेकर की जो पोजीशन है वो मायावती को मिल सकती है 10 मार्च को। ऐसा हो सकता है। लग रहा है कि ये हंग असेंबली की तरफ बढ़ सकता है इसीलिए क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो ये बहुत बड़ा एक जो स्ट्रे कैटल का मुद्दा है, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले कोई नहीं बात कर रहा था, लेकिन जब आप उतरते हैं और आप गांव में जाते हैं तो आपको नजर आता है। जो मेरा गांव है वहां लोगों ने मुझे कहा कि देखिए लोगों के लिए अलग मुद्दे होंगे, गांव के लिए हमारे लिए तो बड़ा मुद्दा है ये जो स्ट्रे कैटल है, क्योंकि हमें रात को बैठना पड़ता है, कोई हमारे परिवार का बैठता है। आप देखेंगे यूपी के अंदर आपको तार नजर आएंगे लगे हुए। ये सब इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। तो लोगों ने इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे पर वोट किया है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल उत्तर प्रदेश ने इस पे वोट किया है, क्योंकि उनको कोई समाधान नहीं दिख रहा है कि क्या करेंगे हम, इसका समाधान क्या है। और यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी रैली में इस मुद्दे को उठाना पड़ा और लोगों को आश्वासन देना पड़ा कि हम इस मुद्दे को अगर हम जीत के आते हैं 10 मार्च को तो इसके लिए कुछ कार्रवाई करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो मतलब भाजपा के नेताओं को ये बात पता है। तो आपने जो इतना सारे चरण आपने घूम लिए, आपको लग रहा है कि सारे चरण में बिल्कुल आमने सामने की और बिल्कुल कांटे की लड़ाई? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपसे जब कोई नाम पूछता है तो क्या पहले नाम पे रुक जाता है? आप अपना नाम बताएंगे तो वो आपसे दोबारा पूछेगा पूरा नाम। वो नाम क्यों पूछना चाहता है? क्योंकि वो आपका रिलीजन और आपकी जात जानना चाहता है। तो ये यूपी ऐसा ही है, चुनाव ऐसे ही हुए हैं। अब की बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं लोग ये देख रहे हैं कि हमारी जात का है क्या, कौन है। और रिलीजन की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदू एकदम एकजुट हो गया है, तो ये जात पर भी बात आई है। आपको लगता है मुसलमान एकजुट हुआ है? मुसलमान हुआ है, उसके देखिए बहुत सारे कारण रहे हैं। आप शाहीन बाग उठा लें, आप सीए उठा लें, उसके बहुत सारे फैक्टर्स उसका कोई काउंटर पोलराइजेशन नहीं है। काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं में नहीं हुआ है, क्योंकि वो जाति को देख रहे हैं कि क्या हमारी जात का है। अयोध्या में अगर बात करें तो ब्राह्मणों ने सपा पे वोट दबाया है। अयोध्या जैसी जगह के अंदर पवन पांडे जो सपा के कैंडिडेट हैं, उनके चांसेस इस समय ब्राइट हैं। तो इससे पता चलता है कि हिंदू जो एक लोगों का कहना है कि काउंटर पोलराइजेशन होता है, उसके लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा भी तो होना चाहिए। मुसलमानों के लिए तो है मुद्दा, बट हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कोई मुद्दा कि वो इकट्ठे हो जाएं इस समय नहीं नजर आता। समर्थ, क्या है मामला? मैं ऐश्वर्या की बात से काफी कुछ इत्तेफाक रखता हूं, पर जैसा कि बताया मुस्लिम नहीं बट रहा है, हिंदुत्व मुझे लगता है अभी भी एक वोट है। जो राष्ट्रवाद है वो यूपी में भी एक वोट है। हालांकि यूपी के लोगों को ये चीज पता है कि पिछली बार जो है सेंटर का इलेक्शन था, पर यूपी की जब बात है तो राष्ट्रवाद का मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उनके लिए सिक्योरिटी, उनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक स्टेट में भी मुद्दा है। कुछ लोग ऐसे हैं, तो ये वोट जो हिंदुत्व वाला है वो बीजेपी को क्लियर कर जा रहा है। पर जहां पर बात छोटी जातियों की आती है, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जो छोटी जातियां इस बार बटी हैं ये बहुत ज्यादा खेल खराब कर सकती है। बसपा की बात की, बसपा जिस तरह से किंग मेकर की पोजीशन में आ सकती है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, पर मुस्लिम वोट जो है वो नहीं बढ़ रहा है। दलित जो है उसमें जरूर बसपा अच्छा कर सकती है, यानी कि जो और जैसा कि साफ है कि दलित वोट बीजेपी को ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू समाजवादी पार्टी। लेकिन सपा के चांसेस अगर आपको दिख रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? सपा के चांसेस दिखने की वजह यह है कि एक तो अंडर करंट है, नंबर 2 जो सपा का अंडर करंट है, सपा का अंडर करंट है बिल्कुल है। और जो आप जिस तरह से आप खुद भी रोड शोज में रहे हैं, जो भीड़ उमड़ी है, मानता हूं उसमें कार्यकर्ता भी ज्यादा है, पर पूरे कार्यकर्ता नहीं है। उसमें जो बैल्कनीज में है, जो छतों पे वो कार्यकर्ता नहीं है, और काफी भीड़ जो है, आप एक विधानसभा में कितने कार्यकर्ता ले आएंगे? पूरी मैंने रोड्स पट्टी हुई देखी है, 3-3 कल मोदी के रोड शो में भी था, वहां भी भीड़ थी। पर जो लेवल, और काशी भी अखिलेश के रोड शो में था, वहां पर भी अच्छी भीड़ थी। यहाँ के तो रोड शो में किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि महज 1.3 किलोमीटर का दायरा मिला था, रात का ऐसा समय मिला था 8 से 10:30 का, जिस समय प्रशासन से इनको अनुमति मिली थी। उसके बाद जो यहाँ पागल बंदा लोगों में कहीं कार्यकर्ताओं में कहीं, ये तो खैर 10 मार्च बताएगा क्या था, पर वो जो करंट है, जो अखिलेश, मैं नहीं कह रहा सपा को लेकर है, अखिलेश एक फेस बन गया सामने। जो अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी इन 5 सालों में बढ़ी है, क्योंकि मुद्दे कई हैं जिसको लेकर नाराजगी रही है, चाहे रोजगार का रहा हो, चाहे छोटा बैल को रहा है, तो आदमी ऑप्शन देखता है। उनको सेंट्रल लेवल पर ऑप्शन नहीं नजर आता, आज की डेट पर भी शायद कोई बेहतर ऑप्शन नजर नहीं आता है, तो स्टेट लेवल पर आपको लगता है लोग बदलाव चाहते हैं? मुझको लगता है कि यूपी के 40% लोग तो बदलाव चाहते हैं। अब 60% में क्या है, 60% में मिला जुला है, जिसमें से अब 50-40% ऐसा भी है जो प्रॉपर रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और जो बचा 20% होने वाला है, 10-15% होने वाला है, ये निर्णायक भूमिका तय करेगा। ये जो ऐश्वर्या कह रही 200 वाला 210-200, यही मैं भी मानता हूँ, चाहे सपा आए चाहे बीजेपी आए, मुझे लगता है 200-210 के बीच ही रहेगा। और बीएसपी
किंग मेकर साबित हो सकती है। चलिए, आपको लग रहा है हिमांशु की बीएसपी किंग मेकर हो जाएगी, या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जोर इतना है कि वो इस अपनी नैया को पार ले जाएगी? देखिए, किंग मेकर जो होता है ना, वो कहता है, मैं आपको बताता हूँ, आप भी बिहार से हैं और बिहार आप चुनाव में भी थे, आपने तो बहुत साल कवर किया है। चिराग पासवान ये कह रहे थे मैं ही किंग मेकर हूँगा। अंत में हुआ क्या? आप जानते, मैं जानता हूँ, एक सीट पे सिमट गए। नीतीश कुमार का डब्बा गोल करा दिया, बाकी सब काम उनका फ्लॉप रहा। एक चीज याद रखिएगा, ये जो चुनाव है ना, जैसे समर्थ बता रहे हैं, ऐश्वर्या बता रही है, बहुत कांटे का है। आप कभी सोच सकते थे कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करने के लिए वाराणसी में आएंगी? बंगाली वोटर है, कितने होंगे? मेरे ख्याल से 10,000 होंगे, 20,000 से ज्यादा नहीं है। ये बंगाली वोटर के लिए आई हैं या ये लार्जर पिक्चर देखकर? लार्जर पिक्चर तो बाद की बात है साहब। लार्जर पिक्चर तब बनेगी जब यूपी जीतेंगे। ये वोटर की बात है। वो 20,000 वोटर 2 सीट पे इफेक्ट कर सकता है, 3 सीट पे इफेक्ट कर सकता है, ये सवाल है। आप एक चीज देखिए, भूमियार वोटर कितना है उत्तर प्रदेश में? 2% है। एक भूमियारों के नेता हैं, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, अभी वो संवैधानिक पद पर हैं। पिछले 1.5 हफ्ते से घूम घूम कर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वो प्रचार कह सकते हैं, घूम रहे हैं वो प्रचार। क्यों घूम रहे हैं भाई? किसके लिए लामबंद होना चाहिए भूमियार? इतना माहौल टाइट हो चुका है। ये है वोटर का पैटर्न साहब, आप उसको समझिए। ये है छोटी छोटी चीजें जिसको हमको समझना होगा। पिछले 2014 में, 17 में, 19 में ये नहीं दिखा था हमको, एक तरफ था शॉट। अब बंगाली वोटर है, 20-30 हजार है वाराणसी में, लेकिन ममता बनर्जी आ रही है। 2% है भूमियार वोट। एक संवैधानिक पद के आदमी घूम रहे हैं। लेकिन वो तो उनका इलाका है ना, आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो तो अपने इलाके में चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, संवैधानिक पद पर हैं। क्या संवैधानिक पद पर व्यक्ति को चुनाव जब चल रहे होते हैं तो मंदिर मंदिर घूमना चाहिए? अब अगर आप मैं उत्तर प्रदेश, किसके लिए है? वो जीते हैं, हारे हैं। आप कह रहे हैं कि नाराजगी इतनी है कि उनको मनाने के, आपका कहना है कि नाराजगी इतनी है कि उनको मनाने तक के लिए ऐसे लोगों को आना, यही है, यही वोटिंग है, यही है जो मुकाबला जो है कांटे का है। यहाँ अब जो पारी थी ना 83 की, आपको याद होगा, जो कपिल देव ने खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जाके 175 स्कोर किया था, वो तो प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। 2014 में भी कर दिया, 17 में भी कर दिया, 19 में भी कर दिया। अब ये स्कोर नहीं चल रहा है फॉर्म। अगर आपको जीतना है ना, तो उसमें बलविंदर संधू भी चाहिए, आपको महेंद्र अमरनाथ की भी बैटिंग चाहिए, आपको हर व्यक्ति चाहिए उसमें हर एक की भूमिका चाहिए, क्योंकि आपको सेमीफाइनल लाने तक का काम तो प्रधानमंत्री कर चुके हैं। कपिल देव वाली हिसाब से भी बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब कुछ आप कह नहीं सकते। कोई ये आपसे कह रहा हूं, आप उसको समझ लीजिए। ये चुनाव क्यों टाइट है, मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। आप देखिए कि मौर्य वोटर्स को स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके जाते हैं, महान दल के जो केशव प्रसाद हैं, केशव हैं, उनको लेकर समाजवादी पार्टी उनको देती है सीट। आप देखिए कमेरावादी को समाजवादी सीटें दे रही है। आप देखिए बीजेपी ने अपना दल एस की सीटें जो 11 थी उसको 18 कर दिया। संजय निषाद जो कभी चुनाव नहीं जीते थे, उनका बेटा पहली बार जो चुनाव जीता था वो गोरखपुर से जीता था, उनको 10 सीटें दी और 6 उनके उम्मीदवारों को बीजेपी के सिंबल पे टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं इस बार वोट इससे है कि जो दोनों लोग कह रहे थे ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बट गए हैं कि या तो ठीक है या गलत है। इश्यूज हैं, हर एक इशू है, और कई इश्यूज नहीं है ना तो वो विधायक से नाराज। मोदी योगी का फैक्टर नहीं, मोदी योगी का एक फैक्टर है। अगर वो फैक्टर ना हो तो फिर बीजेपी कहीं है नहीं। अगर मोदी और योगी नहीं है फैक्टर में तो फिर बीजेपी लड़ाई में नहीं होती। वो फैक्टर है तो वो लड़ाई बना रहे हैं, वो फैक्टर ऐसा नहीं है कि लड़ाई जिता रहे हैं। अब वो मैंने कहा ना कि अब तो जीत में सबको सहयोग देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर अपनी पारी खेल चुके हैं, उन्होंने जो खेल दिया 175 रन लाकर उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था भारत को, बीजेपी को।
अब अगर आपको मैच जीतना है तो उसमें कपिल देव भी करेंगे, उसमें महेंद्र अमरनाथ की भूमिका, अब आखिरी एक एक करके सवाल ले लेते हैं। संधू को डेस्पन हाउस की तरह आउट अब थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। मुद्दों की अगर सबने बात कर दी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, फ्री राशन मुद्दा है, गाय का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, तो चार बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है, किसान बेरोजगार, तो भाई मुद्दा कौन भारी है आपके हिसाब से? लॉ एंड ऑर्डर राशन भारी है या किसान बेरोजगारी महंगाई? ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू, भारी कौन है आपके? मैंने कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा भारी इशू है, वो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको अगर आप कंपेयर करेंगे बेरोजगारी से, महंगाई से और किसानों के मुद्दे से, आवारा पशुओं पे, तो फिर वो सारे क्लब होके इशू बड़ा हो जाता है, फिर वो डिवीजन पे आ जाता है, इक्वल पे। ये है हिंदुत्व अपनी जगह है। मैंने अभी पीछे भी कहा था आपको कि मुसलमान जो है पिछले चुनावों में डिवाइड था, इस बार डिवाइड नहीं है। हिंदू डिवाइड, हिंदू जातिगत आधार पर वोट कर रहा है, मुसलमान उसको धार्मिक आधार पर लेके जा रहा है। जब आप जातियों के आधार पर वोट करेंगे तो हिंदुत्व का वोट बढ़ता है। आप याद कीजिए 93 के अंदर जब चुनाव हुए थे, कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया था, तो कमंडल जो है, कमंडल पे मंडल भारी हो गया था, ये फैक्ट है। लेकिन राष्ट्रवाद जैसा मुद्दा नहीं। जब राम मंदिर के ढांचे को गिराने के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये तो ये सारे इक्वेशंस होते हैं, चुनावी इश्यूज। और आप देखिए, अब यहाँ किसानों का इशू नहीं है, किसानों का इश्यूज जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, धीरे 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 यहाँ आके वो इशू जो है आवारा पशुओं में डाइवर्ट हो गया। तो मतलब मैं आपसे समझूं तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं, अखिलेश के जो मुद्दे हैं, वो इतने भारी हैं कि वो चुनाव को बराबरी पे ला रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं? नहीं, बराबरी पे ला रहे हैं और अच्छे तरीके से बराबरी पे ला रहे हैं। और एक फैक्टर जैसा आपने कहा, योगी और मोदी, वो एक बड़ा फैक्टर है चुनाव का। इसीलिए बीजेपी के लिए आज भी स्ट्रेंथ आप एज दे सकते हो बीजेपी को, लेकिन उस एज में कहीं कोई छोटा सा डेंट पड़ गया ना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी बहुत है बीजेपी के लिए। इन सब इश्यूज के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और एक जाटों के सम्मेलन था, प्रवेश वर्मा के घर में जाट नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही थी, अमित शाह थे वहां। संजीव बालियान ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी। उन्होंने कहा था कि लखनऊ में तो तुम्हारी सुनवाई नहीं है, दिल्ली में सुनवाई हो जाती है, फिर देख लेंगे, लेकिन अब तो लखनऊ में सुनवाई कोई नहीं थी, अब आएगा नंबर। मतलब जाटों की मांग, जाटों की बातों को लखनऊ में नहीं सुना जाता था, दिल्ली में सुनवाई हो सकती है। तो जाटों की नाराजगी लखनऊ से थी, इसको छोड़ दो, लखनऊ छोड़ दो, दिल्ली में तो तुम्हारी बात को सुना जाता है, ये कहने का मतलब था उसका। अगर ये था तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान कितने आहत होगा अंदर से कि वो ये बात अमित शाह के सामने कह दे। ये है हमने तो कार्यकर्ताओं के दर्द को समझ लिया। तो सुना कि जाटों की नाराजगी केंद्र से ज्यादा थी बनिस्बत की यूपी से। केंद्र से एक इश्यूज पे है, वो है जाट रिजर्वेशन। 2017 में वादा किया था अमित शाह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पे कि हम जाट रिजर्वेशन देंगे, नहीं हुआ, वो तो नाराजगी है। बाकी इश्यूज पे जाटों की बड़ी नाराजगी है, जाट बड़े चौधर वाले होते हैं, पर हमारी बात को सुनता को नहीं आ रही है, वो उसको सुनने की बात पे है, माने ना करे ना, वो अलग है, सुनता नहीं। अच्छा सुन, कोई ना, आगा चुनाव में भी देख लांगा, ये है साहब, इसको समझ जाइए। तो कार्यकर्ता, अगर संजीव बालियान ये कह सकता है ना कि लखनऊ में मेरी सुनवाई नहीं थी, तो आप सोचिए नाराजगी कहां है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। अंडर एस्टिमेट करने का तो नहीं, मैं ये केस मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप एस्टिमेट अगर हम ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी बहुत हावी हो गई इस चुनाव में। बीजेपी को यह एहसास हुआ, बीजेपी के नेताओं को देर से एहसास हुआ, लेकिन एहसास हुआ है। अब उसका डैमेज कंट्रोल जब उन्होंने शुरू किया तो अब पता नहीं कहां तक लेके जाएंगे, कंट्रोल पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी उसमें ये भी है। और जब रफू होती है ना, वो थोड़े फटे कपड़े की होती है, पूरी फटी चादर का रफू नहीं होता है। बड़ी बातें कह रहे हैं आप, कह रहे हैं आपकी बातों को अगर हम निचोड़ निकालें तो बीजेपी बहुत ही मुश्किल में है, और बीजेपी के लिए इस मुश्किल को संभालना इस वक्त उससे भी बड़ी मुसीबत है। ऐश्वर्या, आप भी लगातार यही मानती रही हैं, तो मैं आपसे यही सवाल पे आ रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं और जो मुद्दे अखिलेश यादव ने उठाए और जो मुद्दे बीजेपी के तरफ से रहे, मुद्दों में भारी कौन होने वाला है? अखिलेश का मुद्दे भारी पड़ेंगे या बीजेपी का मुद्दा भारी पड़ेगा? देखिए, बीजेपी
को तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हम समाधान करेंगे, हम ये कर चुके हैं। वो अपना हिस्ट्री दिखा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ने दो बड़े मुद्दे रखे सामने, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रखा और योजनाओं के एग्जीक्यूशन का मुद्दा रखा। और अखिलेश यादव ने जो मुद्दे रखे वो पेंशन का रखा, युवाओं का अनरेस्ट रखा, बेरोजगारी रखी, महंगाई रखी, नौकरियों में भर्तियों को रखा, छुट्टा पशुओं को रखा। 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिस पर कि अखिलेश यादव लोगों से वोट मांगते रहे और बीजेपी ने 2 मुद्दे रखे। तो आपको लगता है कि ये 5-6 मुद्दे भारी पड़ेंगे या ये 2 मुद्दा भारी पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये जो मुद्दे अखिलेश ने रखे ये वाकई में ग्राउंड के मुद्दे हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन अखिलेश यादव सो के जागे और बोले कि इन 5 मुद्दों पे हम फाइट करेंगे। ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो एक्चुअल के अंदर ग्राउंड पे मुद्दे हैं। और लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं, देखिए, लोग जो वोट देते हैं और स्पेशली यूपी में देते हैं कि विधायक कुछ हमारी मदद हो जाए, हम उनके घर जाएं तो हमारी सुनवाई हो जाए। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, हर चुनाव में रहता है। यूपी में बड़ा रहा है कि विधायकों ने हमारी बात नहीं सुनी। ये देखने को बहुत विजिबल भी रहा है। आपसे वही जानना चाह रहा हूँ, मैंने जो मुद्दे गिनाए, आपके हिसाब से मुद्दे कौन भारी होने वाले हैं? अखिलेश के मुद्दे भारी होने वाले हैं क्योंकि वो मुद्दे जो हैं वो जमीनी मुद्दे हैं। और अखिलेश को उस पर वोट पड़ रहा है। अगर आप देहात की बात करें तो देहात में लोग दे रहे हैं इसके ऊपर वोट। लोग कह रहे हैं कि आपने नहीं हमारी सुनवाई करी, अभी तक नहीं हुआ, आगे क्या होगा आप बताइए कि आप क्या क्या करेंगे। तो ये मुद्दे जो है ये भारी पड़ रहे हैं। समर्थ, यही सवाल आपसे भी है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं, बीजेपी को लगता है इन मुद्दों की बदौलत वो स्वीप कर जाएगी और अखिलेश ने जो 4-5 मुद्दे जो उठाए हैं ये मुद्दे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारी कौन मुद्दे हैं? देखिए, बराबर भी नहीं है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला है और बीजेपी का कहना है कि हमने इस पिच पर, लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, जैसे मायावती के टाइम पर 2007 में होता था कि आया था कि मायावती के काल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त था। तो योगी काल में वो चीजें रिपीट हुई हैं, भले वो बुलडोजर बाबा कहा जाता हो उनको या वो सामने वाले को दंगेश कहते हो, लैंग्वेज कैसी भी रही हो। पर मैं एक बात बताऊं, अगर क्रिकेट की भाषा में बात हो रही तो अखिलेश के लिए कॉम्पिटिशन एक सुपर ओवर की तरह है जिसमें अकेले बैट्समैन अखिलेश यादव ही हैं और 6 बॉल उनके पास, उनको 6 पे छक्के मारने हैं, चौके मारने हैं। क्योंकि बीजेपी के पास तमाम चेहरे हैं, राजनाथ सिंह है, नड्डा है, सब रैलीज कर रहे हैं, सब लगातार रोड शोज कर रहे हैं। अखिलेश ने एक तो खुद के परिवार को दूर रखा है, उसको लेकर उन पर आरोप भी लगते रहे हों, पिता को लेकर, शिवपाल को लेकर। आपको याद होगा पिछली सरकार जब आई, पिछली सरकार में जो है मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, इनका भी लगातार वर्चस्व रहा और कहा जाता था कि 4 सीएम सरकार चला रहे हैं। पर इस बार जो है सारी डिसीजन मेकिंग पावर अखिलेश के पास है। जो सीट्स देना हो वो किसी से चर्चा नहीं कर रहे। इकलौते अगर चर्चा इनसे उनकी होती है, परामर्श किसी से लेते हैं, वो राम गोपाल यादव है जो वरिष्ठ नेता है, जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग पावर। लेकिन वो तो ठीक है, वो तो अब दिख गया, अब वो सब चीजें हो गई जी। लेकिन जो हम मुद्दों की बात कर रहे थे ना, कि आपके हिसाब से मुद्दे भारी कौन से हैं जमीन पे, जो आप भी तो लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, मुद्दों की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, छुट्टा बैल एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए। रोजगार यूथ के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं पॉइंटर ही पूछ लेता हूँ, क्या छुट्टा बैल का मुद्दा, क्या रोजगार का मुद्दा, क्या महंगाई का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर पर भारी है? ये बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लॉ एंड ऑर्डर आप जैसा आपने भी पहले कहा, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ा मसला है। न केवल महिलाओं के लिए, पहले किडनैपिंग्स बहुत थी, लोग कहते थे कि पश्चिमी यूपी में स्पेशली किस गांव में हम जाते थे किडनैपिंग जाती थी, फिरौती मांगी जाती थी, माफिया काल था। पर इस बार तरीका जो भी रहा हो, जो बड़े मीम्स बने आजकल की, सुमो पलट जाती है, यूपी पुलिस जाती है, इनकाउंटर अचानक हो जाता है, तो वो तरीका जो भी रहा हो, पर कहीं ना कहीं जो लोकल्स हैं आके वो इस चीज से है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। पर पॉइंट ये ना, यूपी में सरकार रिपीट नहीं होती, ये भी कथन है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर भारी मुद्दा लोगों के लिए हो गए, उनको कहेंगे रोजगार चाहिए, छुट्टा बैल, हमारी जब कमाई नहीं होगी तो हम जिंदा क्या रहेंगे। उन लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा, हम राशन का क्या करेंगे, हमको भाई आप रोजगार दे दीजिए, राशन हम खुद खरीद लेंगे। कई लोगों का ये भी कहना है। तो जो राशन दिया जा रहा है उससे सेटिस्फाइड है, तो डिससेटिस्फाइड भी लोग राशन ले जरूर रहे हैं, और वो बटन किसकी दबाएंगे जाके, ये चर्चा का विषय है। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर पे ना ये जो बात कह रहे थे ना समर्थ, उसको लेकर कई बार तो सवाल भी खड़े हो गए ना। भाई उन्नाव कांड हो गया, आपने कुछ नहीं किया, हाथरस हुआ, बदायूं हुआ, आप चुप क्यों रह गए। और सबसे बड़ी चीज, कानपुर का एक व्यापारी, गोरखपुर का व्यापारी कानपुर का व्यापारी गोरखपुर के अंदर, उससे रंगदारी पुलिस वाले ले रहे थे। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस का था। क्या ये योगी जी को नहीं पता था? अगर पुलिस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें सवाल उठते हैं। लोग भूल जाएगा क्या, उस व्यापारी का परिवार भूल जाएगा? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है। समर्थ ने ये कहा कि मायावती के काल में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू था, लेकिन उसके बाद भी मायावती चुनाव हार गई और 206 से सीधा 80 सीटों पे आ गई थी, क्योंकि उनके यहाँ भ्रष्टाचार इशू था। इस बार इशू जो है वो महंगाई है, वो आवारा पशु है, वो बेरोजगारी है, वो तमाम वो इश्यूज हैं। और उसमें फिर जाति आ जाती है ना, कि सरकार ने एक खास जाति को कहीं ना कहीं डिफेंड कर लिया।
बुलडोजर को लेकर आप चल रहे हैं, बहुत अच्छा बुलडोजर का मुद्दा। मैंने आपको बताया अभी, अगर बुलडोजर मुख्तार अंसारी पे चलता है, बुलडोजर चलेगा आजम खान पे चलेगा, बुलडोजर चलेगा अकबर अहमद डंपी पे चलेगा, तो लोग ये सवाल भी करते हैं, विकास दुबे का इनकाउंटर होगा तो लोग सवाल करते हैं ना, फिर राजा भैया क्या है, ब्रजेश सिंह क्या है, सुशील सिंह कौन है, ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है, उनके ऊपर क्यों नहीं चलता है? सवाल तो है ना। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उनके भी हैं, उनके यहाँ तो उनकी सल्तनत चलती है। राजा भैया के गए हैं अपना, वहाँ सरकार एक ही है, वो है राजा भैया की सरकार। सरकार किसी की भी हो प्रदेश में, लेकिन कुंडा के अंदर तो एक ही सरकार चलती है। और एक इशू आप याद रखना, जो समर्थ कह रहे थे ना, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उन्होंने टिकट दी हो। इवन राजा भैया एक जमाने में मुलायम सिंह के सबसे बड़े सपोर्टर थे और मुलायम सिंह उनको सबसे बड़े प्रोटेक्ट करने वालों में थे। उस राजा भैया को प्रतापगढ़ के अंदर जाके अखिलेश यादव कहते हैं इस बार कुंडा की कुंडी बंद हो जाएगी गुंडई में। आप बताइए, मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट सपोर्ट मतलब उन्होंने दिए, उनके सहयोगी दल ने दिए। मुख्तार अंसारी के बेटे का वायरल एक वीडियो भी आया है। मैं वही कह रहा हूँ, वो सारी चीजें हैं। आप देखिए ना, बीजेपी के एक जहां हम हैं इससे थोड़ी दूर पे कल प्रधानमंत्री आए थे, जहां वो कैंपेन हो रहा था ना, उसके एक एमपी है। मैंने कहा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को आप बहुत इजी नहीं ले सकते। उसका कारण ये है कि नीलकंठ तिवारी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माफी मांगी है कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाया, इसके लिए माफ कीजिए। बीजेपी के लिए एक दिक्कत और है, मैं आपको छोटी सी बात कह के खत्म कर देता हूँ। 2 साल कोविड काल रहा, कोविड काल में किसी विधायक ने कोई काम नहीं किया, किसी एमपी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कोविड था। और वो 2 साल जो है बिना काम के गए। उसमें एक फैक्टर और जोड़ देना कि जो सांसद निधि थी, जो विधायक निधि थी, उसका यूज नहीं हुआ। थोड़े बहुत काम सांसद और विधायक निधि से काम होते थे, वो भी नहीं हुए। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी के घर के आगे खड़ंजा बनता था, किसी के यहाँ नलका लगता था, किसी के टोटी लगती थी, किसी की सड़क बनती थी, कहीं स्कूल बनता था, किसी को कुछ पैसा दिया जाता था किसी संस्था के लिए कि वहाँ डेवलपमेंट हो जाए। वो डेवलपमेंट हुए नहीं, ये बीजेपी के लिए। और अगर डेवलपमेंट पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं है तो वाराणसी में है, लखनऊ में है, और लखनऊ में नहीं है, लखनऊ तो पहले से ही ठीक ठाक, गोरखपुर में। उसके अलावा आप मुझे बताइए कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? कोई ऐसा शहर पर्टिकुलर बताइए जहाँ इतने सारे डेवलपमेंट हो गए हो। इस सरकार ने तो कह रखा था कि इस बार जो है अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, गोरखपुर उनके एजेंडे में ही है इस सरकार के। आगरा तो है। ये अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो गिनाते हैं, यहाँ देख लो भाई, इतने मेट्रो हमारे देख लो। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभिषेक, क्या मेट्रो लखनऊ में आ चुकी थी? चुनाव से पहले आ गई थी। जब एक चीज कहीं शुरू हो जाती है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। एक प्रदेश में आ गई मेट्रो, अब एक मेट्रो तो कोलकाता में भी बहुत सालों से है। लेकिन मैं अब दूसरे सवाल पे एक आप, मैं भूल जाऊंगा वो कहना, बोलिए। सच में दिमाग से निकल गया, लेकिन माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। कोई बात नहीं, इश्यूज वो नहीं है। इश्यूज ये हैं कि आप काशी और इस सब की बात कर रहे थे ना, तो शाहीन बाग हुआ था दिल्ली में और बीजेपी ने उसको बढ़ चढ़कर मुद्दा बनाया था। उस शाहीन बाग सीट जहां थी ना, उसमें ओखला सीट पे था और जो इफेक्टेड एरिया था वो था सरिता विहार। सरिता विहार में भी आम आदमी पार्टी को 35% वोट मिल गया था। जो इफेक्टेड एरिया था, जो लोग नाराज थे, वहां भी उसको आम आदमी पार्टी को वोट मिला था। तो इश्यूज, ये जो मंदिर है, ये सब है, ये हैं, अपनी जगह है। लेकिन जब पेट भरा होता है ना, तब ठीक लगता है। जब पेट खाली होता है तो सब कुछ। सरकार ने तो वही कहा कि हमने कोरोना काल में लोगों के पेट भरे हैं, लोगों का हम लोगों ने फ्री राशन दिया, उसका असर। राइट टू फूड एक्ट है इस देश में, आपको मालूम है ना, मैं भी जानता हूँ। राइट टू फूड एक्ट का मतलब होता है कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकारों की भी। राइट टू फूड है इस देश में, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये संसद के अंदर बना हुआ कानून है। और आप जो अनाज दे रहे हैं वो 31 मार्च तक है, उसको 2 बार एक्सटेंड किया गया है। आप घोषणा कर दीजिए कि ये जो अनाज हम फ्री दे रहे हैं ये ताउम्र फ्री देते रहेंगे। पीडीएस सिस्टम पहले भी था इस देश राज्य सरकारों में। बात राशन है, बहुत बड़ा इशू है, लेकिन
जब मुद्दे जातिगत हो जाते हैं, मेरी जॉब का पर्सन आ जाएगा, महंगाई का आएगा कि 95 रुपये पे आज पेट्रोल रुका हुआ है 3 महीने से, और इतने क्राइसिस है यूक्रेन के बाद, जब ये बढ़ेगा तो कितना जाएगा। 113 रुपये पेट्रोल खरीदा है यूपी की जनता ने। आप भी मैं भी इश्यूज हैं हर कहने का मतलब मैं समझ गया, आप कहने का मतलब इसमें मुद्दा एक बहुत चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए, आज जो हम वोटर की बात कर रहे हैं ना, ये वोटर जो है ये आज से 5-7 साल पुराना वाला वोटर नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास है ये मोबाइल फोन। ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। देखिए, अब लोगों को जो है दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये इस मोबाइल फोन के थ्रू पता चल जाता है। हर किसी के पास है, बड़ा हो, छोटा हो, सस्ता हो, महंगा हो। तो लोगों को मुद्दे मालूम है, सरकार क्या कर चुकी है वो तो उन्हें दिख रहा है। प्रॉमिस जो हो रहे हैं, कई लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जब मैनिफेस्टो होते हैं, तो हर कोई तो पहुंच नहीं पाता। उन्हें कैसे पता चलता है? उन्हें फोन के थ्रू पता चलता है। तो कहीं ना कहीं लोग अब ज्यादा जागरूक हैं। इसी वजह से जो हमें जो दिख रहा है कि नेक टू नेक है फाइट, वो इसी वजह से है, क्योंकि लोग ज्यादा जागरूक हैं। उन्हें पता है उनके क्या मुद्दे हैं, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। इसमें तो हिस्ट्री भी निकल आता है, आप टाइप करिए तो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगा। तो आप वोटर को बेवकूफ ना समझें, और यही रीजन है कि अब हर पार्टी को इतना फाइट करना पड़ रहा है, क्योंकि हर वोट जरूरी है और हर चरम जरूरी है। ये हुआ इस इलेक्शन में। समर्थ, मैं यही कह के समझ करूंगा, प्रॉपर फाइट है। जैसा कि इन्होंने कहा, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई देख रहा है क्या अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। किसी के पास शायद न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता है, वो ऐप से खोल लेता है, ट्विटर फेसबुक पे देख लेता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर सोशल मीडिया ऑब्वियसली है। जो सोशल मीडिया पर आगे एक टाइम पे तो वर्चुअल भी हो गया था, पर प्रॉपर शॉर्ट में समझ करूं तो प्रॉपर फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। विधायकों की नाराजगी की तरफ बीजेपी में है, तो एक तरफ अखिलेश इकलौता चेहरा है, उसको लेकर भी कुछ लोगों में नाराजगी। अब किसकी नाराजगी भारी पड़ेगी वो चुनाव में पता चलेगा 10 मार्च को। मुद्दों की चर्चा हमने पहले ही कर ली, अब देखना है लॉ एंड ऑर्डर क्या मुद्दा अहम बनता है, क्योंकि वही बात विपक्ष कहता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है तो धनंजय सिंह खुली पिच पर क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तो ये सब मुद्दे आप पब्लिक को देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले बेहतर था या अब बेहतर है, या हमारे लिए मुद्दा राशन है, या छुट्टा बैल है, या फिर रोजगार है। चलिए, तो हमने अपने सहयोगियों से बात की और एक बात जो निकल करके आई वो ये कि इस बार हर चीज पर भारी होने वाला है, तो वो है मुद्दे। वो मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े हैं, जो जनता से जुड़े हैं, और हमारे सहयोगियों का ये मानना है कि मुद्दे ही इस बार चुनाव डिसाइड करने जा रहे हैं। और मुद्दे अगर चुनाव को तय करेंगे तो किसी की हवा नहीं, किसी की बयार नहीं। अब लोगों ने अगर मुद्दों को चुनकर वोट दिया है तो ये चुनाव सीधे सीधे कांटे का हो गया है, और ये कहना बेहद मुश्किल है कि कौन जीतने जा रहा है। ये हमारे तमाम सहयोगियों की राय निकल कर आई है। हम आपको 7 तारीख के पहले अपनी राय बता रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, उसमें क्या निकलता है उस पर हमारी नजर रहेगी। और 10 तारीख का इंतजार तो सबको ही है कि आखिर किस मुद्दे पर लोगों ने वोट किया, कौन सा चेहरा भारी पड़ा, इस पर 10 तारीख को फैसला आएगा। तो यूपी तक के तमाम दर्शकों को हम सबों का की तरफ से ये कहना कि इस बार का चुनाव आसान नहीं है, बेहद कठिन, और मुद्दे और सीट की लड़ाई है, स्थानीय मुद्दों की लड़ाई है, ये सबसे अहम होने वाला है। नमस्कार।